दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके लिए शर्लक होम्स की एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर आया हूं। और उम्मीद है आपको पहले की तरह ये कहानी भी पसंद आएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, क्योंकि अब अगली कहानी जल्दी ही आने वाली है। तो आइए पहले ये कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है तीन शागिर्द। और अब मिस्टर सोमेश, मैं तुमसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट। ये सुन लेक्चरर बुरी तरह चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हो मिस्टर होम्स? वो निराशा से विचलित स्वर में बोला। आप इस तरह अधूरा काम छोड़कर नहीं जा सकते। जरा पोजीशन को तो समझने की कोशिश कीजिए। कल एग्जाम है और मुझे आज रात कोई ना कोई निश्चित निर्णय लेना ही है। अगर क्वेश्चन पेपर वाकई लीक हो गया है तो मुझे कल का एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए इस हफ्ते का स्थिति जैसी है फिलहाल ऐसी ही रहने दो। होम्स ने उसे आगे बोलने का मौका दिए बिना कहा। मैं कल सुबह जल्दी आऊँगा और इस मामले पर बात करूँगा। मुमकिन है तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता निकालने में कामयाब हो जाऊँगा, मगर फिलहाल आप कोई फैसला मत लीजिए। ऐसे रहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। बस ये समझ लीजिए मिस्टर होम्स, मुझे बस आपका ही भरोसा है। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं वो काली मिट्टी और पेंसिल के छिलके अपने साथ ले जा रहा हूँ। जिस समय हम लोग इमारत से बाहर निकलकर कोर्टयार्ड के अंधेरे में आए तो हमने एक बार फिर खिड़कियों की ओर देखा। वह हिंदुस्तानी अभी भी अपने कमरे में घूम रहा था। बाकी दोनों अपनी खिड़कियों में से दिखाई नहीं दे रहे थे। कहो वॉटसन, तुम क्या सोचते हो? जैसे ही हम मुख्य रास्ते पर पहुंचे तो होम्स बोला, ये केस बिल्कुल ताश के तीन पत्तों जैसा है ना? यह ताश के पत्तों की बजाय तीन आदमी हैं। इनमें से ही कोई एक होना चाहिए। तुम अपना दिमाग लड़ाओ। तुम्हारे ख्याल में इन तीनों में से कौन हो सकता है? सबसे ऊपर की मंजिल वाला वो बेहुदा और बदजबान आदमी। सीधा शक तो उसी पर जाता है। लेकिन वो हिंदुस्तानी भी कुछ घुन सा लग रहा है। आखिर वो इतनी देर से अपने कमरे में इधर उधर क्यों घूम रहा है? ये कोई खास बात नहीं। बहुत से लोग जब किसी चीज़ का रट्टा लगाकर अपने दिमाग से उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन वो हमें बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। तुम भी उस वक्त ऐसी नज़रों से देखते अगर तुम अपने कमरे में अगले दिन के इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते और कुछ अजनबी अचानक आकर तुम्हारे कमरे में घुसकर उस वक्त तुम्हारा टाइम बर्बाद करते, जबकि एक एक पल तुम्हारे लिए कीमती था। नहीं, मुझे इसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। पेंसिल और चाकू वगैरह सब चीज़ें संतोषजनक थी, लेकिन उस आदमी ने मुझे उलझन में डाल रखा है। किसने? अरे यार, उसी नौकर बैनिस्टर ने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले में उस पट्टे का क्या गेम है। मुझे तो लगता है कि बेहद भला और ईमानदार आदमी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी उलझन बनी हुई है कि बेहद ईमानदार आदमी ने आखिर क्यों। लो, वो स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही है। आओ हम अपनी खोज वहां से शुरू करते हैं। वो छोटे से नगर में स्टेशनरी की कुल 4 दुकानें थीं, जो कुछ ठीक ठाक सी थीं। होम्स ने बारी बारी से हर एक के सामने पेंसिल के वे छिलके पेश किए और वैसी ही पेंसिल खरीदने की मंशा जाहिर की। उन सब ने ही यही कहा कि यह आम पेंसिलों से कुछ बड़ी पेंसिल है जिसे वे अपने स्टॉक में नहीं रखते, ऑर्डर मिलने पर मंगवा कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि इस कोशिश का कोई नतीजा नहीं निकला। मगर इससे मेरा दोस्त निराश नहीं हुआ। बस एक लापरवाह सी मुस्कुराहट के साथ अपने कंधे झटक कर रह गया। कोई फायदा नहीं वॉटसन, वह बोला। हमारी ये कोशिश भी बेकार गई। इस सारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस सुराग के बिना भी इस केस को हल कर लूँगा। लो, इस सारे चक्कर में तो रात के 9 बज गए। मकान मालकिन खाना लिए हमारे लौटने का इंतज़ार कर रही होंगी। अब घर चलो और खाने से पहले उसकी गरम गरम डांट खाओ। इसके बाद उस तारीख में होम्स ने उस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। हालांकि खाना खाने के बाद वो देर रात गए तक अपने विचारों में खोया सा जागता रहा था। अगली सुबह 8 बजे के करीब मैं टॉयलेट से निकल कर बाहर आया तो वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ। चलो वॉटसन, हमें फ़ौरन सेंट ल्यूक कॉलेज चलना है। वह आते ही बोला,
क्या तुम नाश्ते का लालच छोड़ सकते हो? बिल्कुल छोड़ सकता हूं। चलो फिर। सोमेश इस वक्त बुरी तरह बौखलाया हुआ होगा, उसे जल्दी से जल्दी कुछ तसल्ली देनी होगी। उसे तसल्ली देने लायक तुम्हारे पास कुछ है भी या नहीं? शायद है। यानी तुम नतीजे पर पहुंच गए? यस माय डियर वॉटसन, मैंने इस रहस्यमय केस को हल कर लिया है। ऐसा कौन सा नया सुराग तुम्हारे हाथ लग गया? मैंने हैरानी के साथ पूछा। और हाथ लगा भी तो कैसे? अरे भाई, मैं ऐसे ही तो सुबह 6 बजे अपना बिस्तर छोड़कर बाहर नहीं निकल गया था। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला। 2 घंटे की कड़ी मेहनत और 5 मील लंबी चलाई के बाद कुछ हासिल हुआ। ये देखो। उसने अपना हाथ मेरे आगे फैला दिया। उसकी हथेली पर गूंधी हुई काली मिट्टी के ढेले जैसे 3 छोटे छोटे से पिरामिड रखे हुए थे। ये क्या? कल तक तो तुम्हारे पास 2 थे, ये तीसरा कहां से आ गया? मैंने एकदम चौंक कर पूछा। तीसरा आज सुबह मिला, और मैं समझता हूं कि ये सोचने में कोई बुराई नहीं है कि तीसरे का उद्गम स्थान भी वही है जो पहले 2 का है। क्यों वॉटसन, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? चलो चलते हैं और अपने दोस्त सोमेश की चिंता दूर करते हैं। बेचारा शिक्षक उस समय बेहद ही सोचनीय और घबराई हुई हालत में था। वह बेचारा अभी भी उस उलझन में उलझा हुआ था कि कुछ घंटों में ही परीक्षा शुरू होने वाली है, तो वो क्या करे? क्या एग्जाम को कैंसिल करके सच्चाई को जनता के सामने उजागर कर दे, या चुप रहे और अपराधी को इस बहुमूल्य स्कॉलरशिप की परीक्षा में शामिल होने का मौका दे? उसके मानसिक संताप का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता था कि वो हमें देखते ही अपने दोनों हाथ फैलाता हुआ होम्स की ओर दौड़ा। भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। मैं तो डर ही गया था कि कहीं निराश होकर आपने इस केस से पल्ला ही न झाड़ लिया हो। आप बताइए कि मैं क्या करूं? क्या एग्जाम कैंसिल किया जाए? नहीं नहीं, कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसे अपने निर्धारित समय पर शुरू कीजिए। लेकिन वो बदमाश, वो एग्ज़ाम में नहीं बैठेगा। इसका मतलब है आपने उसका पता लगा लिया है? शायद, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस मामले की भनक पब्लिक को न लगने पाए, तो हमें कुछ विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक प्राइवेट कोर्ट मार्शल का आयोजन करना पड़ेगा। तुम उधर रहो सोमेश, और वॉटसन तुम इधर। मेरा ख्याल है हम अपराधी के दिल में दहशत पैदा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ठीक है, अब घंटी बजाई जाए। घंटी की आवाज़ सुनते ही बैनिस्टर अंदर आया, और हम लोगों की अदालत को देखकर वो भय और आश्चर्य से सिहर गया। दरवाज़ा बंद करो, होम्स ने कहा। हाँ तो बैनिस्टर, आप बताओ कि कल वाले किस्से की सच्चाई क्या है? सुनते ही नौकर का चेहरा उसके बालों की जड़ तक सफ़ेद हो गया। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं सर, वो बोला। क्या कोई ऐसी बात रह गई जिसे तुम बताना भूल गए हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि जब तुम उस कुर्सी पर जाकर बैठे, तो क्या उस समय तुम किसी ऐसे सबूत को छुपाने की कोशिश कर रहे थे जिससे ये पता चलता कि कमरे में कौन आया था? बैनिस्टर का चेहरा फक पड़ गया। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। घबराओ मत, ये सिर्फ एक सवाल है, होम्स ने कोमल स्वर में कहा। और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं। अपने सवाल को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन ये बात संभव सी लगती है, क्योंकि जैसे ही मिस्टर सोमेश यहाँ से रवाना हुए, तुमने बेडरूम में छुपे आदमी को बाहर निकाल दिया। वहाँ कोई आदमी नहीं था सर, बैनिस्टर ने अपने सूखे होंठों पर जबान फेरते हुए कहा। ये तो बड़े अफसोस की बात है बैनिस्टर। अब तक शायद तुम सच बोल रहे थे, लेकिन अब मुझे मालूम है कि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। अंदर कोई आदमी नहीं था सर। नौकर के स्वर में ही नहीं, चेहरे पर भी रुखाई के भाव उभर आए थे। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं बैनिस्टर। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कमरे में कोई नहीं था। इसका मतलब है कि तुम हमें कोई जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे। उधर बेडरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ। अब सोमेश, तुम जरा गिलक्रिस्ट के कमरे तक जाने की तकलीफ करो और उसे यहां तक बुला कर लाओ। थोड़ी देर बाद शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ लौटा। वो एक लंबे और खूबसूरत से शरीर का मालिक था, जिसमें चुस्ती फुर्ती के साथ साथ चपलता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसकी परेशान सी नीली आंखों ने एक एक करके हमें देखा
और अंत में दूर कोने में बेडरूम के दरवाजे के पास खड़े बैनिस्टर पर जा टिकी। जरा दरवाजा बंद कर दो, होम्स ने कहा। हाँ तो मिस्टर गिलक्रिस्ट, हम यहाँ बिल्कुल एकांत में हैं और जो भी बातचीत यहाँ होगी उसका एक शब्द भी बाहर ना जाने पाए, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं मिस्टर गिलक्रिस्ट कि तुम्हारे जैसे इज्जतदार नौजवान ने कल जैसी घटिया हरकत क्यों की। सुनते ही गिलक्रिस्ट लड़खड़ा सा गया और नफरत भरी नजर के साथ बैनिस्टर की ओर देखने लगा। नहीं नहीं मिस्टर गिलक्रिस्ट, मैंने कुछ नहीं बताया, बेचारा नौकर चिल्लाया। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं बताया, एक लफ्ज भी नहीं बताया। मगर अब तो बोल पड़े तुम, होम्स ने मुस्कुराकर कहा और फिर गिलक्रिस्ट की ओर देखता हुआ बोला। हाँ भाई, इतना तो तुम समझ गए होगे कि बैनिस्टर के इतना भर बोलने से ही तुम्हारी पोजीशन बहुत खराब हो गई है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। एक पल तो गिलक्रिस्ट ने अपने कांपते शरीर को संभालने की कोशिश की, मगर अगले ही पल वो मेज के निकट उकड़ू बैठ गया और अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर सुबकने लगा। बस बच्चे बस, अपने आप को संभालो, होम्स ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा। गलती इंसान से ही होती है, कोई भी तुम्हें निर्मम अपराधी तो नहीं कह सकता। शायद ये बेहतर होगा कि मैं खुद ही मिस्टर सोमेश को बताऊं कि कल यहाँ क्या कुछ कैसे घटा। तुम्हें कहीं लगे कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो बीच में टोक देना। ठीक कहा ना? नहीं नहीं, जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सुनते रहो और इस बात का यकीन रखो कि मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। मिस्टर सोमेश, जब तुमने मुझे बताया कि क्वेश्चन पेपर्स के प्रूफ के आने के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि बैनिस्टर तक को भी कोई जानकारी नहीं थी, तभी से इस केस ने मेरे दिमाग में निश्चित शेप लेनी शुरू कर दी थी। प्रिंटर के बारे में कुछ कहना बेकार है क्योंकि वह क्वेश्चन पेपरों को अपने ऑफिस में ही देख सकता था। उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को भी शक के घेरे से बाहर करना होगा क्योंकि मिस्टर सोमेश के मुताबिक पेपर्स रोल किए हुए थे। इस हालत में उसके लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वो चीज़ क्या है, और इस असंभव से संयोग के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है कि किसी आदमी ने कमरे में घुसने का दुस्साहस किया और उसे बाई चांस वहाँ प्रश्न पत्रों के प्रूफ रखे हुए मिल गए। मैंने इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। सिर्फ एक ही बात बची थी कि जो आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ उसे मालूम था कि प्रश्न पत्रों के प्रूफ वहाँ मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि उसे ये जानकारी कैसे मिली। जब मैं तुम्हारे यहाँ आया तो मैंने खिड़की का निरीक्षण किया। तुमने ये समझा था कि मैं ये सोचने की बेवकूफ़ी कर रहा हूँ कि सामने की इतनी इमारतों की आंखों के सामने कोई दिन दहाड़े के उजाले में खिड़की के रास्ते घुसने का दुस्साहस करेगा। ऐसा सोचना सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं बल्कि महान मूर्खता थी। मैं तो ये नापने की कोशिश कर रहा था कि इधर से गुजरने वाला कोई आदमी अगर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करे तो उसका कद कितना होना चाहिए। मेरा कद 6 फीट है और मुझे भी खिड़की से अंदर झांकने के लिए अपने पंजों पर उचकना पड़ा था। इसका मतलब साफ था कि 6 फीट से कम कद के व्यक्ति के लिए खिड़की से अंदर झांकना मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई कि तुम्हारे इन 3 स्टूडेंट्स में अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा लंबे कद का है तो उस पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। कमरे में घुसकर मैंने तुमसे साइड टेबल के बारे में पूछा। मैंने सेंट्रल टेबल का निरीक्षण किया और कुछ नहीं पाया। बातों बातों में तुमने गिलक्रिस्ट के बारे में बताया कि वो एथलीट भी है, कई खेलों के साथ लंबी कूद में भी हिस्सा लेता है। बस उसी पल सारा नक्शा मेरे दिमाग में साफ हो गया। अब बस मुझे अपने नतीजे के समर्थन के लिए कुछ ज़रूरी सबूत चाहिए थे, वो भी मुझे जल्दी मिल गए। जो कुछ भी हुआ है वो इस तरह है। ये एथलीट नौजवान प्लेग्राउंड में दिन के तीसरे पहर कूदने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये अपने जंपिंग शूज़ को लटकाए हुए वापस लौट रहा था। तुम्हें ध्यान होगा कि जंपिंग शूज़ में उछाल को सहयोग देने के लिए तेज नुकीली नोकें सी बनी होती हैं। जैसे ये तुम्हारी खिड़की के पास से गुजरा तो इसने अपने लंबे कद के कारण तुम्हारी मेज पर रखे प्रूफ देख लिए। उससे पहले शायद इसने प्रिंटर को भी बाहर जाते देख लिया था, इसलिए इसे ये अनुमान लगाने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि ये क्या हो सकते हैं। फिर भी कोई नुकसान ना होता।
मगर तुम्हारे नौकर की असावधानी के कारण दरवाजे में चाबी लगी रह गई, जिसे इसने वहां से गुजरते समय देख लिया। बस उसे देखते ही उसका जी अचानक ही लालच में आ गया और वो कमरे में घुस गया। वहां इसे वो प्रूफ रखे दिखाई दे गए। बस फिर तो इसने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला कर लिया। अपने जंपिंग शूज इसने मेज पर रखे। लेकिन वो क्या चीज थी जो तुमने कुर्सी पर रखी थी? दस्ताने थे, युवक गिलक्रिस्ट ने जवाब दिया। होम्स ने एक विजेता की तरह बेनिस्टर की ओर देखा और फिर बोला, इसने अपने दस्ताने कुर्सी पर रखे और प्रूफ की एक एक पर्ची उठाकर उसकी नकल करने लगा। इसने सोचा था कि मिस्टर सोमेश मेन गेट से आएंगे और वो देख लेगा, मगर जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो बाजू के गेट से लौटकर आए, इसलिए इसे तब तक पता न चल सका जब तक कि अचानक दरवाजे पर आहट ना हुई। भाग निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसने अपने जूते उठाए और बेडरूम में घुस गया। जल्दबाजी में दस्ताने ये कुर्सी पर रखे ही भूल गया। तुमने नोट किया होगा कि मेज पर लगे चमड़े में पहले हल्की सी खरोच थी और फिर सीधा कटाव है, जिसका रुख बेडरूम के दरवाजे की ओर था, जिससे साबित होता है कि जूते उस दिशा में ही खींचे गए थे और अपराधी वहीं छुपा होगा। जूते की किसी नोक से चिपकी मिट्टी ढीली होकर मेज पर गिर गई। नोक की वजह से उसका पिरामिड जैसा आकार बन गया। दूसरा नमूना ढीला होकर बेडरूम में गिर गया था। मैं ये भी बता दूं कि आज सुबह मैं एथलीट ग्राउंड में गया था। वहां की जंपिंग पिट में काली नरम मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, जिस पर लकड़ी का बारीक बुरादा इसलिए बिखेरा जाता है ताकि खिलाड़ी फिसलने ना पाए। मैंने जो कुछ कहा वो सच है ना मिस्टर गिलक्रिस्ट? युवक विद्यार्थी धीरे से सीधा हुआ। जी हाँ, सब सच है, वो बोला। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मिस्टर सोमेश ने पूछा। इस भेद के खुल जाने की वजह से मैं इतना शर्मिंदा हूं कि बयान नहीं कर सकता, गिलक्रिस्ट ने शर्मिंदा से स्वर में कहा। यह एक लेटर है मिस्टर सोमेश, जो मैंने सारी रात बेचैनी से गुजारने के बाद आज सुबह ही लिखा था। यकीन मानिए, ये लेटर मैंने अपना अपराध पकड़े जाने से पहले ही लिख लिया था। इसे आप पढ़कर देख लीजिए। इसमें मैंने साफ शब्दों में लिखा है, मैंने एग्जामिनेशन में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। मुझे रोडेशियन पुलिस में नौकरी मिल गई है और मैं फौरन साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो रहा हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि गलत ढंग से प्रश्न पत्र को देख लेने के बावजूद भी तुम उससे कोई लाभ नहीं उठाना चाहते, मिस्टर सोमेश ने कहा। लेकिन तुमने अचानक अपना इरादा कैसे बदल लिया? इस आदमी की वजह से, गिलक्रिस्ट ने बेनिस्टर की ओर इशारा करते हुए कहा। इस आदमी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब बोलो बेनिस्टर, होम्स ने कहा। मैंने तो पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम इस नौजवान को वहां से बाहर निकाला होगा, क्योंकि बाद में तो सिर्फ तुम ही यहां रह गए थे। तुमने इसे बाहर निकाला और ताला लगाकर चले गए। लेकिन इस मिस्ट्री का आखिरी पॉइंट तुम्हें खोलना पड़ेगा। तुमने इस नौजवान की मदद क्यों की? बहुत मामूली सी बात है सर, अगर आप उसे जानते होते, बेनिस्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अपनी समस्त बुद्धिमानी और चतुराई के बावजूद भी इस मामूली बात को जानना आपके लिए असंभव था। एक ज़माना था हुजूर, जब मैं इस नौजवान के पिता सर जावेज गिलक्रिस्ट के यहाँ बटलर की नौकरी करता था। जब अपनी धन संपत्ति को घुड़दौड़ में हार कर वो बुरी तरह बर्बाद हो गए तो मैंने मजबूरी में कॉलेज की नौकरी कर ली। मगर मैं अपने पुराने मालिक को नहीं भूला, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे आदमी थे। इसलिए पुराने दिनों की वजह से मैं उनके बेटे का खास ध्यान रखता था। कल उस हंगामे के बाद जब पूछताछ के लिए मुझे इस कमरे में बुलाया गया तो मेरी नज़र मिस्टर गिलक्रिस्ट के भूरे दस्तानों पर पड़ी, जो कि कुर्सी पर रखे हुए थे। मैं उन दस्तानों को देखते ही समझ गया और उनके वहाँ होने का मतलब भी समझ गया। अगर मिस्टर सोमेश ने उन्हें देख लिया होता तो सारा खेल खत्म हो गया होता। मैं उस कुर्सी पर जा बैठा और तब तक नहीं हिला जब तक कि मिस्टर सोमेश आपसे मिलने के लिए यहाँ से रवाना नहीं हो गए। तब बेचारे मेरे छोटे मालिक बाहर आए, जिन्हें मैंने अपनी गोद में खिलाया था। उन्होंने मेरे सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्या पुराना नौकर होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता था हुजूर कि मैं इनकी मदद करके इन्हें बचाता? सो मैंने इनकी मदद की और साथ ही इनके स्वर्गवासी पिता के नाम पर मैंने इन्हें ये भी समझाने की कोशिश की कि इस तरह की गलत हरकतों से कोई खास फायदा नहीं उठाया जा सकता,
मुझे खुशी है कि मेरी बात इनकी समझ में आ गई। क्या इस सब के लिए भी मुझे दोषी माना जाएगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। होम्स ने अपने पैरों पर उछलकर खड़े होते हुए बड़े तपाक से कहा, तुम एकदम निर्दोष हो। अच्छा तो मिस्टर सोमेश, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ये छोटी सी समस्या हल हो गई है। अब हमें चलना चाहिए क्योंकि घर पर नाश्ता हमारा इंतज़ार कर रहा है। चलो वॉटसन, चलते हैं। और हाँ नौजवान, मुझे यकीन है कि रोडेशिया में एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार तो तुम फिसल कर गिर पड़े, लेकिन अब ये देखना है कि भविष्य में तुम कितना ऊंचा उठते हो। तो ये थी आज की कहानी। आपको शर्लक होम्स की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अंत तक सुनने के लिए सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।